हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि से का बाज़ार नियम। सेज लॉ ऑफ मार्केट प्रोफेसर जेबी से यानी कि जेन बेप्टाइस से ने दिया था। वो वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, एक परंपरावादी अर्थशास्त्री, जिन्होंने ये नियम दिया था। सेज लॉ ऑफ मार्केट का मेन स्टेटमेंट है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि उनका कहना था कि मार्केट में जितनी भी सप्लाई होगी वो अपने लिए डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। अगर हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो उतनी ही डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम करेंगे तो उतनी ही डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने अपने इस थ्योरी में यही बात जो है वो बताई है कि सप्लाई हम जितनी भी इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाएगी और वो सारा सामान बिक जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर एक्स्ट्रा सामान बनाते हैं तो वो कहीं अनसोल्ड रह जाए या वो बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनका मानना था कि जब जब सप्लाई बढ़ती है, जब भी हम इकॉनमी में सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज़ करने का मतलब हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, उत्पादन के साधनों की ज़रूरत होगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को हायर करते हैं, यानी कि जो खाली पड़े फैक्टर्स हैं, जब हम उनको हायर करते हैं, वो जो फैक्टर्स आइडल पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, हम उनको हायर कर लेंगे तो उन्हें वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे और उसके बदले वो हमें कुछ सामान बना के देंगे और उन्हें जो है वो हम फैक्टर इनकम देंगे। हमने उस एक्स्ट्रा पड़े फैक्टर्स को यूटिलाइज़ किया, उन फैक्टर्स को काम मिला। जब वो हमारे लिए काम करेंगे तो उनको फैक्टर इनकम मिलेगी, यानी कि जो उन्होंने हमें फैक्टर सर्विसेज दी हैं, उन्होंने हमारे लिए जो काम किया है उसके बदले में हम उन्हें इनकम देंगे। तो जब भी सप्लाई बढ़ाने के लिए हम सोचेंगे या हम बढ़ाएंगे तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उतनी ही फैक्टर इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो सप्लाई के बढ़ने के साथ साथ जब मार्केट में इनकम बढ़ेगी तो इट मीन्स परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो परचेज़ करने की ताकत उनकी बढ़ेगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब कि वो ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। तो इधर से जितनी सप्लाई बढ़ी उतनी ही आपने मार्केट में मनी इनकम क्रिएट की, और मार्केट में मनी इनकम क्रिएट होने से परचेजिंग पावर क्रिएट हुई, जिससे मार्केट में उतनी ही डिमांड बढ़ सकती है। तो इधर से ये सप्लाई और इधर से डिमांड जब इंक्रीज़ हो गई सिमिलर रेशो में, तो सप्लाई और डिमांड जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में जब हम सप्लाई और बढ़ाने के लिए सोचेंगे तो हम और आइडल पड़े फैक्टर्स को काम पर लगाएंगे, उन अनयूटिलाइज फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे, मार्केट में और इनकम क्रिएट होगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो नेक्स्ट राउंड में जितनी सप्लाई बढ़ी उतनी ही डिमांड हमने और क्रिएट कर दी, तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड अगेन इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कंक्लूजन को उन्होंने दिया अपने इस स्टेटमेंट में कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा पड़े या अनयूटिलाइज फैक्टर्स को जब हम काम पे लगाते हैं तो वो अपने लिए खुद इनकम क्रिएट कर लेते हैं और उस इनकम से वो हमारे बढ़े हुए प्रोडक्शन के लिए डिमांड क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाने के लिए सोचता है, वो सप्लाई इंक्रीज़ करता है, तो मार्केट में उतने ही प्रपोर्शन में इनकम क्रिएट होगी, जिससे वो सारी सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके लिए डिमांड जनरेट हो जाएगी और वो सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएंगे, वो सारा सामान बिक जाएगा, कोई अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास नहीं रह जाएगा। तो ये था प्रोफेसर से का नियम। इसके बाद आप इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन में हम जेबी से की ही डेफिनेशन देंगे, विच वाज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। अब हम करते हैं इसके अजम्पशंस। अजम्पशंस में पहला अजम्पशन है इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट।
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे प्रोडक्ट मार्केट है या फैक्टर मार्केट है, यानी कि वस्तु बाज़ार या साधन बाज़ार, कोई सा भी बाज़ार है वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट मार्केट या फैक्टर मार्केट में हमेशा डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेंगे। अगर वो इक्वल नहीं भी हैं तो प्राइसेस में इस तरह से चेंज आएगा कि वो उन्हें वापस से जो है वो इक्वलाइज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है फ्लेक्सिबल प्राइसेस। फ्लेक्सिबल प्राइसेस यानी कि लोचदार कीमतें, मीन्स प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं। ये अजम्पशन इसी से ही जुड़ी हुई है। अभी मैंने बात की कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कहा गया है कि प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो फैक्टर्स की या प्रोडक्ट्स की हमेशा इक्वल रहेगी। और अगर ये इक्वल नहीं भी हुए तो उनके प्राइसेस में इस तरह से चेंज आएगा कि वो वापस से डिमांड और सप्लाई को इक्वलाइज कर देंगे। तो उनके वो प्राइसेस जो है इट मीन्स वो फ्लेक्सिबल है। प्राइसेस में अगर चेंज होगा तो मीन्स प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल कि सपोज अगर प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई से कम है, तो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी हो मार्केट में, तो प्रोड्यूसर उसको बेचने के लिए डिस्काउंट्स लगाएंगे या सेल लगाएंगे, यानी कि उसके प्राइसेस में जो है वो गिरावट लेकर आएंगे। तो अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो गुड्स के प्राइसेस फॉल करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब चीज़ें सस्ती होंगी तो उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और डिमांड बढ़ के उस सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो बैलेंस आ सकता है और डिमांड और सप्लाई उनकी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ किसकी वजह से हुआ? प्राइस की वजह से हुआ। तो मीन्स प्राइस फ्लेक्सिबल है। ऐसा ही लेबर मार्केट में भी हो सकता है। अगर लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई से कम है, यानी कि लेबर तो बहुत अवेलेबल है काम करने के लिए, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, उनके लिए काम नहीं है, ऐसे में लेबर वेज रेट कम कर देगी, वेज रेट फॉल हो जाएगी, लेबर कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही वेज रेट फॉल करेगी, लेबर सस्ती होनी शुरू हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा लेबर को बुलाना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा लेबर को काम देना शुरू कर देंगे। तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो डिमांड पहले कम रह गई थी, अब वो डिमांड बढ़ेगी और वो बढ़कर लेबर की सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें भी बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और ये हुआ वेज रेट की वजह से। तो इसी तरह से कोई भी फैक्टर है उसके मार्केट में इस तरह से बैलेंस आ जाएगा और वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अजम्पशन इसमें है नो होर्डिंग। नो होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है कि जब लोग अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचा बचा कर अपने पास रखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम होर्डिंग करना कहते हैं। तो यहाँ अजम्पशन लिया गया है कि लोग कुछ भी मनी होर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग अपनी सारी इनकम खर्च कर रहे हैं। यहाँ हमने बात की थी कि जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो उतना ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम बुलाएंगे उतनी ही मार्केट में इनकम क्रिएट हो गई। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 रुपये की गुड्स बढ़ी तो इधर 1000 रुपये की इनकम क्रिएट हो गई। बैलेंस तब आएगा जब लोग अपने पूरी 1000 की 1000 इनकम खर्च कर देंगे, लोग बचाएंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये बैलेंस तभी आएगा। तो ये थ्योरी इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि लोग पैसा बचा नहीं रहे हैं और लोग अपनी सारी इनकम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, लोग अपनी सारी इनकम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। अब वो स्पेंड करना, वो चाहे कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी इनकम में से कुछ भी सेविंग नहीं करेंगे। ठीक है, उसको सारे को कंज्यूम कर देंगे और वो इनकम जो है वो खर्च किस पे कर सकते हैं? या तो वो कंजम्पशन गुड्स पे भी खर्च कर सकते हैं या वो कैपिटल गुड्स पे भी खर्च कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करने का मतलब कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स पे खर्च करने का मतलब इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट असम्पशन है स्टेट इज न्यूट्रल। स्टेट इज न्यूट्रल।
स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात की गई है कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है। एक्चुअली जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लेज़ेस फेयर पॉलिसी को फॉलो करते थे। उनका मानना था, वो ऐसा मानते थे कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट में कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगी कि वो अपने आप एडजस्टमेंट में आ जाएंगी, उनमें अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा और वो वापस से इक्वेट हो जाएंगी। तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो मानते थे कि मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, यानी कि मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है मनी अ व्हील, यानी कि मनी जो है वो एक पर्दे का काम करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि इसके ज़रिए हम सामान खरीद और बेच सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ वस्तुओं को, गुड्स को खरीदने और बेचने का एक साधन है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेबर एंड कैपिटल। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि लेबर और कैपिटल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है काम की वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड ऐसे कि जब भी सप्लाई बढ़ानी है प्रोड्यूसर को तो उसको फैक्टर्स चाहिए, वो लेबर की डिमांड करेगा, वो कैपिटल की डिमांड करेगा, तो उसको ईजिली कितना भी बढ़ाया जा सकता है और लेबर और कैपिटल को कितना भी इंक्रीज़ करके हम सप्लाई को ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असम्पशन है लार्ज एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट जो है वो बहुत लार्ज है। अब ये इसी से ही रिलेटेड है। जब इसमें बात की गई है कि लेबर और कैपिटल के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि उनको हम कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे सप्लाई इजीली बढ़ा सकते हैं। तो जितनी सप्लाई बढ़ेगी मीन्स उतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट का साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घकाल। ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये लॉन्ग पीरियड में ही काम करेगा, शॉर्ट पीरियड में नहीं, क्योंकि इसमें ही बोला गया है कि मार्केट में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएगी, लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई इक्वल हो जाएगी, मार्केट में कुछ भी इम्बैलेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, इसको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन बच भी सकता है, शॉर्ट टर्म में अनसोल्ड स्टॉक्स भी रह सकते हैं। तो इसलिए ये जो लॉ है ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई नहीं होगा, इट विल बी अप्लाइड इन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में जाके सब कुछ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी या से का अगर हम ये लॉ कहें तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन पे डिपेंड करता है। इसमें माना गया है कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जितनी बेकार लेबर पड़ी हुई है या जितने खाली रिसोर्सेज पड़े हैं हम धीरे धीरे उनको यूटिलाइज करते जाएंगे, सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, वो काम पे लगते चले जाएंगे। ऐसे करते 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 एक लेवल आएगा जब सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जब रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे तब सब कुछ बैलेंस में होगा। नेक्स्ट assumption है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इसमें अज्यूम किया गया है कि इसमें जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के इक्वल होगा, तभी तो सारा सामान बिकेगा। जब लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सामान होगा तो लोग फटाफट उसकी डिमांड करेंगे, और जितनी सप्लाई हमने इंक्रीज़ किया वो सारी की सारी डिमांड के बराबर आ जाएगी। तो ये थे हमारे अजम्पशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। अब है सेज लॉ का एक्सप्लेनेशन। सेज लॉ को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हम इसे बार्टर इकोनॉमी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे सेज लॉ एंड बार्टर इकोनॉमी,
और दूसरा हमारा पार्ट है सेज लॉ एंड मॉनेटरी इकोनॉमी। तो पहले हम बात करते हैं सेज लॉ एंड बार्टर इकोनॉमी की। बार्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती है। तो सेल्स का नियम इस इकोनॉमी में भी लागू होता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है, अगर वो कुछ भी सामान बना रहा है तो उसका सामान बनाने के दो ही पर्पस है, या तो वो उसको खुद यूज़ करेगा या वो उसे देकर उसके बदले में अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ खरीदना चाहेगा। तो सपोज़ एक फार्मर है, वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसने वीट की सप्लाई की। अब उसने जितना वीट का प्रोडक्शन किया उसमें से कुछ वीट उसने अपने पास रख लिया अपने घर के गुजारे के लिए, और बाकी जो वीट है वो मार्केट में ले आया। अब उसको उसके बदले में क्लोथ्स चाहिए और शूज़ चाहिए, तो वो एक क्लोथ बेचने वाले को ढूंढेगा, उसके साथ डील करेगा और अपना कुछ वीट उसे देकर उसके बदले में क्लोथ्स ले लेगा। और फिर वो शूज़ वाले को ढूंढेगा जो शूज़ सेलर होगा, और उसे अपना वीट देकर उससे जो है शूज़ जो है वो ले लेगा। इस तरह से सारा वीट सेल हो गया और बदले में उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई। यानी कि उसने जितनी सप्लाई की उस सप्लाई के बदले में उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ों की डिमांड कर ली। तो सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गए। अगर उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलेगी तो वो उसको बेच नहीं पाएगा और सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं होंगे। जब उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी और सामने वाला भी उसकी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्लोथ्स वाला क्लोथ्स बेचने के लिए तैयार हो गया और बदले में वीट लेने के लिए तैयार हो गया, तो ऐसे ही जो क्लोथ सेलर है वो क्लोथ की सप्लाई दे रहा है और बदले में वीट की डिमांड कर रहा है। यानी कि हर प्रोड्यूसर एक तरह से सप्लायर भी है और एक तरह से कंज्यूमर भी है, क्योंकि जब वो अपनी चीज़ दे रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है और उसके बदले में वो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद रहा है तो वो उसी टाइम डिमांड भी कर रहा है। यानी कि सेम मोमेंट पे वो एक सप्लायर भी है और वो एक कंज्यूमर भी है। तो इस तरह से उसकी सप्लाई और डिमांड मार्केट में इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से बार्टर इकोनॉमी में भी ये नियम अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं सेज लॉ इन मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी में सेज लॉ कैसे वर्क करेगा। सपोज एक प्रोड्यूसर है जिसे कुछ सामान बनवाना है या सप्लाई इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो अगर उसे 1000 रुपीज़ की चीज़ों की सप्लाई उसको इंक्रीज करनी है, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करेगा। जो खाली पड़े फैक्टर्स हैं वो उनको काम के लिए बुलाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा एंड दे विल गेट एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड होंगे तो वो हमें काम करके देंगे तो बदले में पैसा भी लेंगे, तो उन फैक्टर्स को इनकम मिलेगी। तो फैक्टर इनकम मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। 1000 रुपये की गुड्स बनवाने के लिए 1000 रुपये की जो कॉस्ट है गुड्स की, उतनी ही कॉस्ट इनकम्स में फैक्टर्स को इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मार्केट में 1000 रुपये की इनकम क्रिएट हो गई। अब जैसे कि अजम्पशन में मैंने बताया था कि उसमें नो होर्डिंग की अजम्पशन है कि लोग अपने पास पैसे रख नहीं रहे, सारे पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो उनको फैक्टर इनकम मिली 1000 रुपये की, तो वो उस 1000 रुपये की इनकम से वो जितनी सप्लाई थी वो सारी की सारी चीज़ों की डिमांड कर लेंगे 1000 रुपये की चीज़ों की। तो ये डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई भी 1000 रुपये की चीज़ों की है। तो ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया और सप्लाई डिमांड फिर से बराबर होगी। अगेन ये राउंड चल पड़ेगा। अगली बार हमें 2000 की चीज़ों की सप्लाई बढ़ानी है तो हम उस हिसाब से फैक्टर्स और बढ़ाएंगे, ज़्यादा फैक्टर्स एम्प्लॉय करेंगे, तो मार्केट में अगेन इनकम 2000 की क्रिएट होगी। फिर वो 2000 की इनकम क्रिएट हो गई है तो वो 2000 की चीज़ों की डिमांड कर लेंगे और 2000 की चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो जितनी सप्लाई है वो सारी की सारी डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट राउंड में अगर उन्हें 3000 का सप्लाई बढ़ाना है तो वो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे, इनकम और बढ़ेगी। यानी कि एवरी टाइम आप जिस प्रोपोर्शन में सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं उस प्रोपोर्शन में इनकम भी बढ़ेगी और उसी प्रोपोर्शन में डिमांड भी बढ़ जाएगी और इस तरह से डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी। इसे हमने मॉनेटरी इकोनॉमी इसलिए किया क्योंकि वो सप्लायर पहले उसको बेच रहा है,
पहले पैसे दे रहा है और उस पैसे से फिर वो मार्केट में डिमांड आ रही है। यहाँ इनकम का कोई रोल नहीं था क्योंकि ये बार्टर इकॉनमी है, यहाँ इनकम का रोल है। तो इसलिए यहाँ मनी है बीच में, सो इसे हमने मॉनेटरी इकॉनमी बोल दिया। जो थीम है वही है कि सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगा, इसमें भी यही है, बस इसमें मनी नहीं है और इसमें मनी है। ठीक है, सो मॉनेटरी इकॉनमी हो या बार्टर इकॉनमी हो, दोनों इकॉनमीज़ में ये नियम जो है वो ऐसे ही चलता है। प्रोफेसर से का जो लॉ है उसको कुछ इक्वेशंस के ज़रिए, कुछ मॉडर्न इकॉनमिस्ट ने इक्वेशंस के ज़रिए भी उसको एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन लिया है। तो इसको मॉडर्न तरीके से किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, पहले से के नियम को ऑस्कर लांच ने अपनी इक्वेशन के ज़रिए जो है वो प्रेजेंट किया। ऑस्कर लांच ने से का जो नियम है, उन्होंने जो थीम दी है कि सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल रहेगी, उन्होंने भी उनके इस नियम को आइडेंटिटी इक्वेशन से एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे सप्लाई और डिमांड इक्वल रहती है। आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में अनकंडीशनली इक्वल रहेंगी, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन ये ऐसा होगा तभी ये इक्वल होंगे। उन्होंने अनकंडीशनली बताया है कि बिना किसी शर्त के सप्लाई और डिमांड मार्केट में ऑलवेज जो है वो इक्वल होंगे। और आइडेंटिटी इक्वेशन को इस तरह से 3 लाइनों से इसकी इक्वालिटी को प्रेजेंट हम करते हैं कि मार्केट में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं डिमांड करने के लिए, उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको टोटल कर दीजिए। यानी कि जितनी क्वांटिटी है, जितनी लोग डिमांड करना चाहते हैं गुड्स की, उसको डिमांड के प्राइस, मतलब उस वस्तु को ख़रीदने का जो प्राइस है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल कर दीजिए। ऐसे ही जितनी गुड्स की सप्लाई अवेलेबल है उसकी सप्लाई को जो है उनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे टोटल कर दीजिए, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये हमने बीच में 3 लाइंस लगानी है। 3 लाइंस का मतलब है कि ये ऑलवेज इक्वल होंगे विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन। इसे आइडेंटिटी इक्वेशन जो है वो हम बोलेंगे। इसको हम एक डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एग्रीगेट सप्लाई को लेंगे और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को। तो उनका मानना था कि जिस प्रोपोर्शन में सप्लाई बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में डिमांड भी साथ के साथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। सपोज़ अगर हमारी सप्लाई इतनी है तो डिमांड इस प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई इतनी इंक्रीज़ हुई है तो डिमांड भी उतनी ही हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमेशा बराबर रहेंगे और ये हमारा कर्व आएगा और ये कर्व प्रेजेंट कर रहा है इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। इस तरह से जितना ये इंक्रीज़ हुआ उतना ही ये इंक्रीज़ हो गया। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर ये कम हो जाए तो उतना ही डिमांड कम भी हो जाएगा। तो ये था आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ ऑस्कर लांच ने जो प्रेजेंट किया से का नियम, जिसमें उन्होंने बताया कि सप्लाई और डिमांड को, इक्वालिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ सेज लॉ बाय प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू ने भी से के इस नियम को अपनी इक्वेशन से प्रेजेंट किया है। जैसे कि ऑस्कर लांच ने आइडेंटिटी इक्वेशन ली, लेकिन प्रोफेसर पीगू ने इक्वालिटी इक्वेशन से इसको प्रेजेंट किया है। इक्वालिटी इक्वेशन का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये इक्वल होंगे लेकिन विद सम कंडीशंस। इसमें 3 लाइंस ली गई थी क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, ये इक्वालिटी इक्वेशन है, इसमें 2 लाइंस हमें लगानी है। इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई, आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल विदाउट एनी कंडीशंस, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल बट विद सम कंडीशंस। कुछ शर्तों के साथ डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो क्या शर्तें हैं? उनका मानना है कि अगर मार्केट में फुल ऐसा तभी होगा जब मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हो जाएंगे,
और इसके अलावा मार्केट में कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होगा, लोग अपनी सारी इनकम जो है वो खर्च कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं रहे हैं, नो सेविंग इज देयर, और अगर सेविंग कर भी रहे हैं तो वो सारी सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब 1000 रुपये कमाए तो 1000 के 1000 खर्च कर रहे हैं। अगर 1000 खर्चा नहीं किया, 600 रुपये खर्च किए और 400 रुपये सेव कर लिए, अगर सेव कर लिए तो वो तो डिमांड कम रह जाएगी। तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर कर दिया जाए तो भी हमारी इनकम जो है वो सारी की सारी डिमांड के बराबर आ जाएगी, तब जो है ये डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि हमने जितना पैसा कमाया, अगर लोग उस पैसे में से कुछ खर्चा कर रहे हैं और कुछ सेविंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपये कमाया और 600 रुपये खर्च किया, तो मार्केट में तो वापस 600 रुपये पहुँचा ना, 400 रुपये उन्होंने बचा लिया। अगर वो ऐसा करेंगे तो डिमांड सप्लाई से कम रहना शुरू हो जाएगी। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा की है, ऐसे में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इस केस में अगर लोग सेविंग कर भी रहे हैं तो भी से का नियम लग सकता है, बशर्ते कि अगर वो सेविंग इन्वेस्ट कर दी जाए। अगर वो सारी सेविंग लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वो 400 रुपये फिर से मार्केट में आ जाएंगे और मार्केट में वो 1000 रुपये की इनकम सर्कुलेट होके वापस आ जाएगी लोगों के हाथ से, क्योंकि वो सारी की सारी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो सारा पैसा वापस से मार्केट में आ जाएगा और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी। तो प्रोफेसर पीगू के अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई इक्वल तो होंगे बट विद सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो ये नियम जो है वो चलता चला जाएगा। तो ये था सेज लॉ ऑफ मार्केट का एक मॉडर्न तरीके से प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट वीडियो में इसी सेज लॉ के नेक्स्ट वीडियो में हम सेज लॉ की इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म के बारे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।